वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में जो जेवीटी टेट थी उसकी परीक्षा को आयोजित किया गया था। तो आपके समक्ष पूरा प्रश्न पत्र लाएंगे। सबसे पहले जो आपके समक्ष लाया हूँ ये हिंदी सेक्शन है, ठीक है। तो हिंदी सेक्शन को आपके समक्ष लाऊंगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ ये हमारे निजी प्रयास है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हो, परंतु आपने उत्तर तभी बताना है अगर आपको लगता है ये कन्फर्म उत्तर है, ठीक है। बाकी देखिए, हमने पूरे प्रयास किए हैं कि आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाएं, पर कई बार प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी हम इस प्रश्न पत्र को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये प्रश्न पत्र है एलटी टेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई व्याकरण के प्रश्न, कई हिंदी साहित्य के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अच्छा प्रश्न पत्र मुझे ये लगा, ठीक है। तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी व्हाट्सएप इत्यादि के साथ आप जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है, वो यहाँ पर बताना था। देखिए, गंगा बोलते हैं हम, गंगा नदी, तो गंगा है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द ही है। यमुना यह भी है, नर्मदा यह भी है। ब्रह्मपुत्र है जो, इसके लिए वैसे अगर नदी के आधार पर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र भी स्त्रीलिंग ही शब्द है, परंतु अगर हम वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ से हमें थोड़ा सा पुल्लिंग शब्द का आभास होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसमें संदेह है, मेरे हिसाब से सी यहाँ पर सही होना चाहिए। गंगा भी, ये देखो कहते हैं कि गंगा स्त्री का नाम होता है, लड़की का नाम हो। यमुना भी और नर्मदा भी। जो ब्रह्मपुत्र होता है इसमें थोड़ा सा ये नाम ज़्यादा प्रयुक्त नहीं किया जाता। इस आधार पर सी मुझे लगता है यहाँ पर सही होगा। अगला है 62, कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो कवि शब्द का बहुवचन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, वैसे कवि ही क्यों, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 100 कवि बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जाता वहाँ पर 100 कवियों को बैठा जाता है, ठीक है। तो कई जगह कवि ये भी स्वीकार किया जाता है, कई जगह सी वाला ये भी स्वीकार किया जाता है। जिन्होंने भी ए या सी किया है उनकी संभावना है कि आपका प्रश्न सही हो सकता है। मैं गूगल पे भी इसे सर्च कर रहा था, दोनों ही शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। कोई इसे कवि मानता है बहुवचन के तौर पर, कई कवियों मानते हैं। तो ए और सी यहाँ पर सही होने की संभावना है। अगला प्रश्न है 63, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से अविकारी सर्वनाम छांटिए। तो जो अविकारी सर्वनाम यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, यह। जो यह है ये अविकारी सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न देखिए 64, क्या पूछा गया है, वह पानी ठंडा है, इस वाक्य में ठंडा शब्द है। वह पानी ठंडा है, इस वाक्य में ठंडा शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर होगा विशेषण, क्योंकि पानी की विशेषता को जो बताए तो वो विशेषण होता है। तो ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 65, इसमें पूछा गया है अकर्मक क्रिया शब्द हैं। अकर्मक क्रिया यहाँ पर कौन सी होगी 65 में। तो जो अकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी तो वो होगा विकल्प ए, उठना। विकल्प ए यहाँ सही है। अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, ये आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है 66, यहाँ पर पूछा गया है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था, क्योंकि कई जगह इसका 8 बताया जा रहा है, कई जगह इसका 5, इसलिए यहाँ पर विकल्प में 8 था ही नहीं। तो सही जो विकल्प होगा 66 का तो वो होगा 5। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 5। 66 का डी सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 है, इसमें क्या पूछा गया है। तो 67 में पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। आपको पता है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है अल्प प्राण कौन सा नहीं है 67 में। नहीं, कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है, निम्न में से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है। तो जो अल्प प्राण ध्वनि होगी तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये आपके अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। 67 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68, अघोष ध्वनि नहीं है। दिए गए विकल्प में से कौन सा अघोष नहीं होगा 68।
तो सही जो विकल्प होगा अघोष नहीं है। घोष और अघोष दो ध्वनियाँ भी होती हैं। तो 68 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी। जो स है ये अघोष नहीं है, बाकी सारे अघोष होंगे। अगला प्रश्न है 69। इसमें क्या पूछा गया है? एक अक्षर वाला शब्द छांटिए। तो दिए गए विकल्पों में से जो एक अक्षर वाला शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, श्वास। 69 का ए। अगला प्रश्न है 70। इसमें क्या पूछा गया है? ये आ गया अब हिंदी साहित्य वाला। हिंदी जिनका LT टेट की जो परीक्षा होगी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन थे। तो जो भक्ति काल था ये निर्गुण और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत बंटा हुआ था। इसमें जो निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक थे वो थे आपके कबीरदास। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 70। यहाँ पर 71। इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो जो अष्टछाप के कवि के तौर पर नहीं है, कौन नहीं है? नहीं है, इसका ध्यान रखना, कई बार इससे गलती हो जाती है, जैसे मुझसे होने वाली थी ये। तो कृष्णदास अष्टछाप के हैं, सूरदास अष्टछाप के हैं, छीत स्वामी अष्टछाप के हैं, परंतु जो मल्लोकदास हैं ये अष्टछाप के तो नहीं है, ये संत काव्यधारा के अंतर्गत माने जाते हैं, निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला है 72। इसमें क्या पूछा गया है 72 में? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ये होंगी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके पश्चात 72 प्रश्न हो गया। 73। तो 73 को हम थोड़ी देर में देख लेंगे। 79 को देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न वर्णों में से आगत वर्ण कौन सा है? आगत वर्ण से तात्पर्य है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लाए गए उन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। तो जो 79 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा फ। ये जो फ है इसमें जो इस तरह से ये बिंदी लगी होती है इसे आगत कहा जाता है। ठीक है। अगला है 80। अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर 80 में। तो जो अनुनासिक नहीं होगा तो वो होगा ओ। जो ओ है ये अनुनासिक नहीं होगा, बाकी ए, ई, ओ ये अनुनासिक हैं। ओ है ये ओष्ठी होगा। अगला है 81। ड वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ये क्या होगा इसका? मूर्धन्य। ट ठ ड ढ ये सारे मूर्धन्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82। यहाँ पर सही वर्तनी बतानी है। ठीक है। तो जो मिष्ठान हम बोलते हैं मिष्ठान, तो कई जगह इसे भी सही माना गया है, परंतु जो शब्दकोश है उसमें इसे सही माना गया है मिष्टान। ठीक है। तो ए और सी में भी इसमें संभावना है। शब्दकोश के अनुसार विकल्प ए सही होगा, बाकी जो हमारे डेली प्रयुक्त है उसमें हम मिष्ठान ही लिखते हैं। ठीक है। तो ए और सी यहाँ पर सही होने की संभावना है। अगला है 83। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बताना है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चारण। 83 में कौन सा सही होगा? बी, उत धन चारण। ये उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। अगला है आदमी शब्द हैं। तो बताना है आदमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो आदमी शब्द होगा तो वो होगा आपका विदेशी भाषा से लिया गया। ठीक है। विदेशी भाषा का, फारसी, अरबी इत्यादि में इसका प्रयोग होता है आदमी शब्द का। 84 हो गया। अब 84 के पश्चात जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया है समय से, तो उनका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो तो आप हमें जो हमारा नंबर है 8191312129 पे प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा सकते हो, ताकि हम समय रहते इसे सॉल्व कर लें। अगला देखिए 85। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से जो सुंदर शब्द के पर्यायवाची होंगे वो बता देता हूँ। रुचि, चारु, मंजू ये तीनों तो पर्यायवाची हैं सुंदर के, परंतु जो अच्छा है इसका पर्यायवाची नहीं माना जाता है। ठीक है। ऑफिशियल जो जानकारी है उसके हिसाब से ये है अच्छा। हम भी तो अच्छे, वैसे हम नॉर्मल लाइफ में अच्छा सुंदर के लिए ही कहते हैं, अच्छा है ये,
परंतु जो ऑफिशियल है रुचिर को भी मानते हैं हम सुंदर की पर्यायवाची, चारू को भी और मंजू को भी। ठीक है, ये मंजू ही है ना? हाँ, अगर मंजू है तो ठीक है, अगर भंजू होगा तब नहीं। यहाँ पर मुझे मंजू दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों के पास प्रश्न पत्र है तो देखना ये भंजू है या मंजू। अगर मंजू है तो ये भी इसका पर्यायवाची है, परंतु अगर डी होगा तो अच्छा, अच्छे को वैसे हम नहीं मान सकते क्योंकि शब्दकोश में इसकी पर्यायवाची के तौर पर से प्रयुक्त नहीं किया गया है। अगला देखिए 86, स्वदेश शब्द का विलोम शब्द है। तो जो शब्द स्वदेश शब्द का विलोम शब्द होगा तो वो होगा विदेश या परदेश। अगला है झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है। तो जो झगड़ालू शब्द में प्रत्यय होगा तो वो होगा आपका आलू। प्रत्यय और उपसर्ग ये मैंने आपको पूरे डिस्क्राइब से वीडियो करवाई थी, जिन्होंने देखा है उन्होंने तो इसका लाभ मिलेगा। अगला देखिए 88, 2-4 शब्द में कौन सा समास है? 2-4 शब्द है ये, इसमें द्विगु समास होगा। 88 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। अगला है 89, निम्न में से युग्म शब्द नहीं है। निम्न में से युग्म शब्द कौन सा नहीं होगा? देखिए, बाल बच्चे, जो कोई, कलम और हाथ। जो कागज़ पत्र है ये मेरे ख्याल से नहीं होगा, इस पर मैं डेफिनेट नहीं हूँ कि यही सही होगा। जब ऑफिशियल आंसर किया ये तब भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 89 का ए होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 90, मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता। इस वाक्य में कोशीय शब्द है, कोशीय। तो इसे भी मुझे लगता है डेफिनेट तो मैं नहीं बता सकता, मुझे लगता है सी इसका सही होना चाहिए। 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है तो आप भी इसकी उत्तर बता सकते हो। कई जगह इसका आजकल दिया है, कई जगह जाता दिया है, ये भी थोड़ा सा द्वंद्वात्मक प्रश्न है। 90 का सी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर किया तब भी आपके साथ इसे डिस्कस। तो प्रश्न संख्या 73, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या में क्या पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पूछा गया है बिहारी सत्संग में दोहों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है। प्रश्न ये नॉर्मल था, यहाँ पर अगर 719 मानते तो हम यहाँ पर थोड़ा संशय उत्पन्न होता, परंतु 719 यहाँ पर नहीं है तो 713 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा? हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा गया था सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न 75, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो जो पंक्तियां हैं ये किसकी होंगी? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न देखिएगा 76, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है तो वो होगा भारतीय भाषा परिवार, विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला है 77, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो जो हिंदी शब्द होगा 77 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फारसी शब्द का है, फारसी भाषा का है हिंदी शब्द, ऐसा माना जाता है। परंतु कई विद्वान ये भी कहते हैं कि हिंदी शब्द संस्कृत का है। ठीक है, परंतु जो पुस्तकों में कहा गया है उसे हम फिलहाल मानेंगे, बाकी आगे चर्चा की जाएगी। अगला है 78, हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? 78 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए, 3 अंग हैं हिंदी व्याकरण की। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था, ये हमने हिंदी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बाकी के सेक्शन भी जल्द आपके समक्ष उपलब्ध करवा देंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।